हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। और लाइक ऑलवेज आज हम यहाँ 28 ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहेंगे एंड हम मीनवाइल सॉल्व करते रहेंगे एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन जानेंगे उन सवालों के बारे में। तो मैं प्रज्ञा यहाँ पे आप सभी के लिए प्रेजेंट हूँ। हम अपने सेम प्लेटफॉर्म पे जो कि हमारा बैंकिंग ड्रीम्स चैनल है यहाँ पे डेली बेसिस पे मिलते हैं और जो हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स होते हैं उन्हें डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। तो लाइक ऑलवेज से नई आशाओं नई उम्मीदों के संग चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। So our first question of today's discussion is, which edition of the joint military exercise Dharm Guardian between the Indian Army and the Japan Ground Self-Defense Force commenced at Mahajan Field Firing Ranges in Rajasthan? पढ़ने में थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। आप में से जो भी मेरे दोस्त मेरे सेशन को डेली देखते हैं डेली सुनते हैं देन आपको जरूर पता होगा कि ये जो हमारा धर्म गार्जियन नाम का सेशन है इसके बारे में हमने अपने लास्ट सेशन में भी बात की थी एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे धर्म गार्जियन। अब ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एडिशन हुआ था जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। मतलब जो इंडियन आर्मी है हमारी और जो जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स है, यहाँ हम सिर्फ आर्मी लिखते हैं, इसके आर्मी का नाम थोड़ा लंबा सा है, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपली आप समझिए कि इंडिया और जापान के बीच में जो आर्मी बेस्ड डिफेंस सेक्टर की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इसे नाम दिया गया है धर्म गार्जन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सवाल हमसे बस इतना पूछ रहा है कि ये कौन सा एडिशन हुआ था, कौन से नंबर की एक्सरसाइज प्रैक्टिस में लाई गई है हमारी 2024 में, जो कि रिसेंटली अभी हुई है हमारी फरवरी में। क्लियर है? चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, जिसमें 5 ऑप्शन हमारे पास हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ या फिर एट्थ एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा फिफ्थ। इसका मतलब क्या है कि फिफ्थ एडिशन रिसेंटली हेल्ड हुआ है हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन का, जो कि होती है हमारी इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी के बीच में। और ये कहाँ पे हुई थी? एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान। एक बार को आपसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस नहीं पूछा जाएगा बट आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, उसमें आपके पास ऑप्शन में रहेगा राजस्थान। क्लियर है इतना? देन हमारे पास आते हैं, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। देखिए ये जो हमारी धर्म गार्जन एक्सरसाइज होती है ना, इंडिया और जापान की आर्मी के बीच में होती है, आप सभी को पता है। और अभी 2024 में इसका फिफ्थ टाइम एक्सरसाइज प्रैक्टिस में लाई गई है। कब? 25 जनवरी से 9 मार्च तक चलेगी एक्सरसाइज। मतलब इसका कमेंसमेंट कब हुआ है, कब स्टार्ट की गई है? 25 फरवरी को स्टार्ट की गई है। कब तक चलेगी? 9 मार्च तक। ये होगी, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, हमारी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान की। इसमें ये बेसिकली एक मिलिट्री ड्रिल होती है। मतलब इसमें दोनों ही मिलिट्रीज अपनी नई टेक्नोलॉजीज अपने नए डिफेंस सिस्टम्स वगैरह को डिस्प्ले करती हैं। क्लियर? कॉपरेशन बढ़ता है इससे हमारे मिलिट्री सेक्टर का दोनों कंट्रीज की। इस साल ये जो हमारा अभी का साल है हमारा, इसमें हमारी इंडियन आर्मी रिप्रेजेंट किसके द्वारा की जाएगी? देखिए इस एक्सरसाइज में दोनों ही आर्मीज के 40 सोल्जर्स प्रेजेंट होते हैं इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए। सो हमारे जो 40 सोल्जर्स होंगे इस बार इंडियन आर्मी के, वो किसके होंगे? वो होंगे हमारे बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स। ठीक है, बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स के ये सोल्जर होंगे। मतलब सोल्जर्स का ग्रुप कहाँ से बिलोंग कर रहा है इस बार? जो हमारी बटालियन है राजपुताना राइफल्स की। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम एक पॉइंट आपको, नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और हमारा ऐड होता है। देखिए इस एक्सरसाइज के अलावा कुछ अदर एक्सरसाइजेज भी अभी कमेंसमेंट में आई है, जिसमें से हमारी फर्स्ट है 12th एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज। मिलन नेवल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ चुके हैं बट मैं दोबारा आपको यहाँ एक बार याद दिला देती हूँ कि ये जो 12th एडिशन अभी रिसेंटली हुआ है हमारा मिलन नेवल एक्सरसाइज का, ये हमारा हुआ है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। इसके अलावा एक और अभी एक्सरसाइज ड्रिल प्रैक्टिस में लाई गई है, दैट इज द इंडियन
एयर फोर्स के द्वारा कंडक्ट की गई वायु शक्ति। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स द्वारा अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है हमारी वायु शक्ति 2024। कहाँ पे? जैसलमेर में, राजस्थान। क्लियर इतना? नेक्स्ट, हमारा सेकंड एडिशन अभी रिसेंटली हुआ है किसका? साइक्लोन एक्सरसाइज का। साइक्लोन एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन अभी हेल्ड हुआ है किसके बीच में? इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, एट आंसस, इजिप्ट। क्लियर? इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। Which state government has launched Savera program aimed at early detection and prevention of breast cancer? तो हमारा सवाल हमसे पूछ रहा था कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है सवेरा नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और ये एम करती है कि अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब जो स्टार्टिंग की स्टेजेस है उसी में पता चल सकता है किसके बारे में? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा इसके बारे में भी बात होगी इस सवेरा प्रोग्राम के अंतर्गत। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हमारा अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकेगा हमारे ब्रेस्ट कैंसर को एंड प्रिवेंट करेगा इसको फर्दर फैलने से। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 5 हैं: उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। चलिए पहले आते हैं, देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसके बाद फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो आर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज हरियाणा। मतलब हमारी हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है सवेरा नाम का एक प्रोग्राम जिसका ये एम है कि अर्ली डिटेक्शन की जा सकती है और बचाया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर को फर्दर फैलने से या फिर उसको किसी भी फीमेल में ऑक्यूपाई होने से। देखिए यहाँ पे बात हो रही है हमारी सवेरा प्रोग्राम की, क्लियर है हम सभी के लिए। ये लॉन्च किया गया है हमारी हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है, हम पहले डिस्कस करेंगे स्टैटिक पॉइंट्स, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश आता है फर्स्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। फेमस फोक डांस कौन सा है उत्तर प्रदेश का? चारकुला एंड रासलीला। चारकुला एंड रासलीला। लैंग्वेज उत्तर प्रदेश में बेसिकली देखिए हिंदी है, वाइडली स्पोकन एंड अवधी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। और करंट चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। करंट गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गुजरात। गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। फोक डांस फेमस है यहाँ का, वन एंड ओनली गरबा। लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाती है गुजराती। ठीक है, और करंट चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और फेमस नेशनल पार्क्स गुजरात के कौन से हैं? गिर नेशनल पार्क एंड वंशदा नेशनल पार्क के अलग अलग नेम्स हैं, गिर नेशनल पार्क एंड वंशदा नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है राजस्थान। राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर। फेमस फोक डांस कौन सा है राजस्थान का? घूमर। करेंट चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के भजन लाल शर्मा। और फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं राजस्थान के? रणथंभौर नेशनल पार्क एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्लियर इतना? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पंजाब। पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। फेमस फोक डांस कौन सा है पंजाब का? मोस्टली सभी को पता होगा, भांगड़ा। करेंट चीफ मिनिस्टर है पंजाब के भगवंत मान। ठीक, नेक्स्ट इज हरियाणा। कैपिटल फेमस फोक डांस कौन सा है हरियाणा का? देखिए घूमर से आप याद रख सकते हैं झूमर एंड पग, ये दोनों फेमस फोक डांस हैं हरियाणा के। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, करंट सीएम कौन है हरियाणा के?
मनोहर लाल मित्तल इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे हमसे हमारा सवाल पूछ रहा था कि कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने करेंटली सवेरा नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, जिसका एम है कि वो स्टार्टिंग की जो स्टेजेस है, अर्ली स्टेज है, उसमें डिटेक्ट कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर को, अलॉन्ग विद इट प्रिवेंट करेगा कि किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए भी काम किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इस प्रोग्राम को जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा के सीएम द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। देखिए ये पहला ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है थ्रू आउट द कंट्री, हमारी पूरी कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर के लिए अभी तक का वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव है जो ब्रेस्ट कैंसर को उसके अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकता है। और ये प्रोग्राम सबसे पहले जो हमारे सिविल हॉस्पिटल है गुरुग्राम के, सबसे पहले कहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन द सिविल हॉस्पिटल ऑफ गुरुग्राम पॉलीक्लिनिक सेक्टर ऑन 31 में एंड प्राइमरी कम्युनिटी सेंटर। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम को सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा, तो इसे जो हमारा गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल है अलॉन्ग विद जो हमारा पॉली क्लिनिक है सेक्टर 31 में गुरुग्राम में ही, और प्राइमरी कम्युनिटी सेंटर है हमारा वजीराबाद विलेज, इस प्राइमरी कम्युनिटी सेंटर में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इनॉग्रेटेड द आयुष समग्र वेलनेस सेंटर इन द सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस। हमारे सुप्रीम कोर्ट में आयुष समग्र वेलनेस सेंटर को इनॉग्रेट कर दिया गया है, इनॉग्रेशन की गई है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेट कर दिया गया है आयुष समग्र वेलनेस सेंटर हमारे सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस में। अब कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो हिज नेम इज DY चंद्रचूड़। ये है हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं और इन्होंने ही इनॉग्रेशन की है इस आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर की सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में। कब की गई है, डेट क्या थी इसकी इनॉग्रेशन की, इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 22 फरवरी को इनॉग्रेट किया गया है। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम MOU कहते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बीच में रिगार्डिंग दिस आयुष समग्र वेलनेस सेंटर। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which is the first Asian country to recently ratify the International Labour Organization's Violence and Harassment Convention at Workplace? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन 5 ऑप्शंस में से इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, जापान या नन ऑफ द अबव, सो हियर अमंग दीज 5 ऑप्शंस कौन सी पहली एशियन कंट्री बनी है जिसने रिसेंटली रेटिफाई किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वायलेंस एंड हेरेसमेंट कन्वेंशन को किसी भी वर्क प्लेस पे। इसका सीधा सा मतलब बस इतना सा है, देखिए रेटिफाई का मतलब हमारा होता है कि जब भी मानिए मैंने कोई डिसीजन लिया, अब मुझे वो डिसीजन किसी को बाध्य करना है कि वो पर्सन मेरा ये डिसीजन माने, तो उसके लिए जो मैं एग्रीमेंट बनाऊंगी, जो एग्रीमेंट उससे साइन करवाना चाहूंगी, उस प्रोसीजर को कहा जाता है रेटिफाई करना किसी डिसीजन को या किसी सिचुएशन को, रेटिफिकेशन। ठीक। अब ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO के द्वारा, इसके द्वारा एक कन्वेंशन बनाया गया था। इस कन्वेंशन को किसके बेसिस पे बनाया गया था, जो भी वॉयलेंस होती है, किसी प्रकार की कोई हेरेसमेंट होती है ना अगर किसी के भी वर्क प्लेस पे, हम जहाँ पे कार्य करते हैं उस स्थान पे, तो उसके खिलाफ हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक 190 कन्वेंशन बनाया था। ठीक है। अब इस 190 कन्वेंशन को, इसका नंबरिंग थी 190, इस 190 कन्वेंशन को किस फर्स्ट एशियन कंट्री ने सबसे पहले रेटिफाई कर दिया है, मतलब अपने कंट्री में
इसे एज अ वर्किंग प्रैक्टिस ले आई है कौन सी कंट्री? सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है फिलीपींस। ठीक है, इस डिसीजन के संग फिलीपींस बन गया है हिस्ट्री का सबसे पहला देश, आज तक के इतिहास में सबसे पहली फर्स्ट एशियन कंट्री बन चुका है फिलीपींस, जिसने रेटिफिकेशन किया है, जिसने इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट किए गए वायलेंस एंड हैरेसमेंट कन्वेंशन को वर्किंग प्रोसीजर में एड ऑन कर लिया है फाइनली। और देखिए ये बेसिकली कन्वेंशन क्या होता है, ये कन्वेंशन हमारा होता है कन्वेंशन 190, जिसके बारे में अभी लिख चुकी हूँ। इसके अंतर्गत अगर हमारा कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसका चाहे कुछ सेक्स कोई भी हो, आई मीन उसका जेंडर कोई भी हो, क्रीड कोई हो, या किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस, ये सब चीजें मायने नहीं रखती, और उसके पास राइट है कि वो परस्यू कर सकता है अपनी मेटेरियल वेलबींग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब उसको अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भी और अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स के लिए भी पूरी फ्रीडम दी जाएगी, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, वही अपॉर्चुनिटी जो अदर पीपल को प्रोवाइड की जाती है। जनवरी 16 2020 को उरुग्वे उरुग्वे बनी थी हमारी सबसे पहली कंट्री, जिसने इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन 190 को रेक्टिफाई किया था, और अब फिलीपींस बन गई है हमारी पहली एशियन कंट्री जिसने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इस वायलेंस एंड हैरेसमेंट कन्वेंशन 190 को वर्क प्लेस पे वर्किंग प्रैक्टिस में फाइनली ले आई है। क्लियर? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज एसईसीआई रिसेंटली अनवेल्ड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट? देखिए, अनवेलिंग का मतलब आपको बता चुकी हूँ, मानिए कोई चीज मैंने बनाई है, मैंने आप सभी से छुपा के रखी है, अब जब मैं उसको आप सभी के लिए प्रकाशित करूंगी, आप सभी तक लेकर आऊंगी, तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है, डिस्प्ले करूंगी, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर इज कॉल्ड अनवेलिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमसे सवाल हमसे पूछ रहा है कि वेयर हैज एससीसीआई जो है हमारी, उसने कहाँ पे अनवेल किया है इंडिया का सबसे बड़ा सोलर बैटरी प्रोजेक्ट? ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं सही जवाब हमारा क्या है। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा सोलर बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ पे अनवेल किया गया है? छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे हमारा जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास लिखी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है हमारी, इसने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत काम करके सक्सेसफुली हमारे भारत का सबसे बड़ा सोलर बैटरी प्रोजेक्ट बना लिया है, और इस प्रोजेक्ट को शॉर्ट में BESS कहा जाएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हमारा अनवेलिंग की गई है? छत्तीसगढ़ के किस एरिया में? राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इसको सेटअप किया जाएगा इसका पूरा, और ये किस बेसिस पे काम करेगा? नाम से पता चल रहा है, सोलर एनर्जी को यूज करके ये हमारा बैटरी प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 40 मेगावाट से लेके 120 मेगावाट्स तक की, और इसकी जो फंडिंग की गई है, पैसा किसने लगाया है? बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने इसकी टेक्नोलॉजी के लिए, इसकी वर्किंग के लिए फंडिंग की है। ठीक, देन हमारे पास आता है ये छत्तीसगढ़ के किस एरिया में, कौन सा एरिया है जहां पे ये सेटअप किया जाएगा पूरा? तो छत्तीसगढ़ में ट्राई पार्टेड लैंड है। ठीक है, ट्राई पार्टेड लैंड है। ट्राई पार्टेड का मतलब होता है 3 डिसीजनरी बॉडीज वर्क करेंगी इस पे। कौन कौन सी? सबसे पहली हमारी आती है एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, देन हमारी आती है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और सिक्योरिटी लिमिटेड। ये 3 कंपनीज मिलके इस प्रोजेक्ट पे, इस सोलर बैटरी प्रोजेक्ट के लिए वर्क करेंगी, और ये सेटअप किया जाएगा तकरीबन 451 एकर्स बैरन लैंड पे। ये सवाल हाल ही में पूछा गया था कि इसकी टोटल एरिया ऑफ सेटअप क्या होगी।
So its area of setup will be 451 acres barren land. किसी एक एरिया में नहीं, किसी एक विलेज में नहीं, इन टोटल 9 विलेजेस इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस्तेमाल में लाए जाएंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी एम्स डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेट टू द नेशन एंड व्हाट वाज द टोटल वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड? अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ एम्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारी नेशन के लिए डेडिकेट कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, खोले गए हैं, एंड टोटल वर्थ क्या है प्रोजेक्ट की, टोटल बजट कितना लगा है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 एम्स प्रोजेक्ट वर्थ 40,000 करोड़, 4 एम्स प्रोजेक्ट वर्थ 45,000 करोड़, 5 एम्स प्रोजेक्ट वर्थ 48,000 करोड़, 6 एम्स प्रोजेक्ट वर्थ 50,000 करोड़, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है 5 एम्स, ऑप्शन सी 5 एम्स प्रोजेक्ट वर्थ ₹48,000 करोड़। मतलब जो प्रोजेक्ट है इनके अंतर्गत उनकी टोटल बजट रहेगी 48,000 करोड़ रुपीस। टोटल नंबर ऑफ एम्स रहेंगे 5। क्लियर इतना? अब देखिए ये डिसीजन कब लिया गया था? 25 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेशन को डेडिकेट करते समय उन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन रखा इस मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिसकी वर्थ रही है तकरीबन 48,100 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट 48,000, इट्स मोर देन 48,100 करोड़। और ये कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन इन प्रोजेक्ट्स का रखा गया है? राजकोट में। इसके अंतर्गत 5 एम्स बनाए जाएंगे। एम्स की फुल फॉर्म है हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, टोटल 5 एम्स बनाए जाएंगे। कौन कौन सी जगहों पे? राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी एंड मंगलापुरी। ठीक है, मंगलापुरी हमारा बेसिकली वेस्ट बंगाल में है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व? कौन सा इंडियन स्टेट है जो अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, बैक पैक कर चुका है कि अब वो स्टेब्लिश कर देगा अपना पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व? कछुओं को कंजर्व करने के लिए रिजर्व खोला जाएगा। टाइगर रिजर्व सुने होंगे आपने, कछुओं के लिए पहला रिजर्व खोला जाएगा हमारे भारत में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, फाइनली आ चुका है। तो देखते हैं कौन सी स्टेट यहाँ पे दी हुई है हमें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नन ऑफ द अबव। चलिए यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। गुड टू नो कि उत्तर प्रदेश स्टैब्लिश करेगा अपना पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक, ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है? हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन यूपी, गोंडा डिस्ट्रिक्ट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन है, गोंडा में एक फाउंडेशन काम करती है जिसका नाम है टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन। ठीक है, इस फाउंडेशन के अंतर्गत इस फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक कंजर्वेशन सेंटर खोला जाएगा, एक कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर या एक नया स्टेप लिया जाएगा टर्टल्स को कंजर्व करने के लिए, जिससे उन्हें बचाया जा सके। और गोंडा डिस्ट्रिक्ट तो हमारा वैसे भी वेल नोन है अपनी टर्टल की डाइवर्सिटी के लिए, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के टर्टल्स पाए जाते हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी, और यही रीजन है कि गोंडा को आइडल माना जा रहा है इस कंजर्वेशन रिजर्व को खोलने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What amount of loan has been approved by SBI for a new project in Telangana? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लोन की बात हो रही है। देखिए पहले तो यहाँ पे ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ लोन, मतलब लोन में कितना पैसा अप्रूव किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट है उसके लिए तेलंगाना में। सीधे समझा दूं, थोड़ा मैं डायरेक्ट स्पीच में चली गई कि तेलंगाना में एक नया प्रोजेक्ट खोला जा रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा लगाएगी एसबीआई, कितना पैसा अप्रूव कर दिया एसबीआई ने कि साहब इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सुनिश्चित है। ऑप्शन हमारे पास है ₹100 करोड़, ₹90 करोड़, ₹110 करोड़, ₹120 करोड़, या नन ऑफ दीज।
चलिए देखते हैं यहाँ हमारा सही जवाब। यहाँ हमारा सही जवाब है ₹110 करोड़। मतलब 110 करोड़ रुपीस का एक लोन साइन कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। इतना क्लियर है? अब देखिए ये प्रोजेक्ट है बेसिकली किसका, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रोवाइडर अपोलो माइक्रोसिस्टम्स। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स नाम की कंपनी है जो कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के लिए एसबीआई द्वारा ये लोन पास कर दिया गया है और इसका प्रोजेक्ट खुलेगा कहाँ पे, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है तेलंगाना के प्रोजेक्ट के लिए, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक, ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट किस चीज के लिए है, डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल ₹110 करोड़ का इस्तेमाल किया जाएगा डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने में। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली रिसर्च व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2024-25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिसर्च आई है, उसके अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा इंडिया का, क्या है फॉर द फिस्कल ईयर 2024-25। ठीक है, तो हमें 5% अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास, 5.5%, 6.5%, 7.5%, 8.5% या फिर 6.0%। चलिए देखते हैं हमारा सही जवाब। सही जवाब हमारा 6.5%। देखिए ये जो हमारा जीडीपी है, ये अभी हमारी बात हो रही है फिस्कल ईयर 2024 का, मतलब हमारा होता है, इसे आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, फिस्कल ईयर 25 की बात हो रही है हमारी, फिस्कल ईयर 24-25 की। अब जो हमारा लास्ट फिस्कल ईयर था, मतलब जो हमारा फिस्कल ईयर 24 था, ठीक, इसमें जो हमारी जीडीपी थी ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो परसेंटेज थी वो थी 6.9%। और इस साल ये जो हमारा करंट ईयर है इसमें ये घट के हो गई है 6.5% अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनले रिसर्च रिपोर्ट। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently developed India's first septic tank clinic robot? होमोसेप एटम, होमोसेप एटम नाम का एक रोबोट बना दिया गया है। इंडिया का पहला रोबोट ही है ऐसा जो कि सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब मैनुअली अब किसी को जाके टैंक में घुस के साफ नहीं करना पड़ेगा, रोबोट्स बना दिए गए हैं। एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके रोबोट बनाया गया है। एआई का मतलब होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल इस्तेमाल में बहुत ज्यादा आ रहा है। देन चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। आईआईटी ऋषिकेश, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी रुड़की। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। मतलब आईआईटी मद्रास के द्वारा ये पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट, जिसे होमोसेप एटम नाम दिया गया है, ये रोबोट बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फर्दर आपको बता दूं तो ये जो होमोसेप एटम है ना, ये कोई रोबोट को नाम ऐसे ही नहीं दे दिया गया, ये एक टेक्नोलॉजी होती है। होमोसेप एटम ये एक बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है और ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, सोलिनास के द्वारा। ठीक है, सोलनास के द्वारा डेवलप की गई। सोलनास नाम का एक स्टार्टअप स्टेब्लिश किया गया था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, आईआईटी मद्रास की, इसमें एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था सोलिनास, और इस स्टार्टअप के अंतर्गत ही ये रोबोट भी हमारा होमोसेप टेक्नोलॉजी का ये होमोसेप एटम रोबोट बना दिया गया है। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, बेसिकली कि जो मैनुअल क्लीनिंग मेथड होते हैं उनको सॉल्व करेगा। मतलब किसी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को इस्तेमाल यूज नहीं करना पड़ेगा खुद के हैंड्स को, एंड एक्सेप्ट ऑफ दैट ये इन सॉल्विंग मेथड्स को कन्वर्ट कर देगा जो रोबोटिक मेथड्स हैं क्लीनिंग के। और अराउंड 16 सिटीज में ये ऑलरेडी काम कर रहा है। इंडिया की 16 सिटीज में ऑलरेडी काम कर रहा है। इसमें एआई काम करती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। और ये स्टार्टअप ऑलरेडी अलग अलग मिनिएचर रोबोट्स बना चुका है। इसके अलावा और फेमस रोबोट्स भी हैं जो इस स्टार्टअप ने बनाए हैं, मिनिएचर रोबोट्स, जिसमें एक नाम आता है हमारा इंडिया का पहला 90 mm वाटर रोबोट। इंडिया का पहला 90 mm वाटर रोबोट और 120 mm स्क्वायर रोबोट। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है आप सभी को। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। हु इज द फर्स्ट women
from a developing country to recently become the director of the Global Environment Facility of the World Bank? कौन सी पहली महिला है जो कि रिसेंटली बना दी गई है डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी हमारी किसके अंतर्गत आती है? हमारी वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती है। ठीक, रितु बहारी, गीता बत्रा, राधा रतूरी या फिर सोनिया गुकानी या नन ऑफ दी अबव? यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है गीता बत्रा। ठीक है, मतलब गीता बत्रा जी को बना दिया गया है, पहली महिला बनी है ये, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करती है, जो कि रिसेंटली बनी है डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जो कि एक सेक्शन है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले ये किस पोस्ट पे काम करती थी? इससे पहले ये चीफ एसेसर थी एंड डिप्यूटी डायरेक्टर रही थी ये इन ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज इन द कंट्री? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है कि नीति आयोग के कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया है, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम हुए उसके कंज्यूमर, उपभोगकर्ता। ठीक, और हमारे द्वारा कितना खर्चा किया जाता है अपने उन प्रोडक्ट्स के लिए, उन प्रोडक्ट्स पे सालाना तौर पे हमारे फिस्कल ईयर में। ठीक है, इसके आधार पे एक रिपोर्ट जारी होती है जो कि आती है नीति आयोग के द्वारा। अब रिपोर्ट आई है एवरेज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर की, मतलब जो हमारे रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज में कितना पैसा, कितना एवरेज अमाउंट एक्सपेंडिचर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कितने पैसे को लगाया जा रहा है परचेजिंग में इन गुड्स की। चलिए देखते हैं, यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है ₹3,773। इसका मतलब क्या है कि इतना पैसा ₹3,773, इतना टोटल अमाउंट हमारे रूरल एरियाज के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मंथली बेसिस पे खर्च करने के लिए। एक्सपेंडिचर का पैसा है ये उनके, एक्सपेंड। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था रूरल एरियाज के बारे में। मैं आपको अर्बन एरियाज द्वारा जो पैसा लगाया जा रहा है उसके बारे में बता दूं, तो अर्बन एरियाज में 6,459 रुपीज की एवरेज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर लगाई जा रही है, और ये भी आई है हमारी नीति आयोग कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर सर्वे के अंतर्गत। हमारा नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका क्या नाम है फ्रेंड्स? उनका नाम है BVR सुब्रमण्यन। ठीक है, BVR सुब्रमण्यन नाम है उनका। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हु इज द बॉलर हु रिसेंटली क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑफ टेकिंग द मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया इन टेस्ट एट होम? कौन से बॉलर हैं, कौन से, देखिए सारे इसमें इंडियन नेम है, तो इट्स वेरी क्लियर कि इंडियन बॉलर ही है वो, जिन्होंने रिसेंटली हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट्स ले लिए हैं इन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया टीम में खेलते हुए इन टेस्ट मैचेस की बात हो रही है यहाँ पे एट होम। एट होम का मतलब होता है कि ये जो मैच चल रहा है उनके विद इन कंट्री चल रहा है, डोमेस्टिक कंट्री चल रहा है, दैट इज इंडिया। तो कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन या फिर रविंद्र जडेजा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे रविंद्र जडेजा। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो हमारे इंडिया के फेमस स्पिनर हैं रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा, इनके अलावा इन्हें पीछे छोड़ते हुए हमारे रविचंद्रन रविचंद्रन अश्विन ने ये रिकॉर्ड बना लिया है, जिसमें इन्होंने फाइनली टेस्ट मैचेस में, जो कि इनके भारत में ही खेले जा रहे हैं, इन टेस्ट मैचेस में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल और एक क्वेश्चन पढ़ाया था इन्हीं के बारे में। इसी सेम मैच में इन्होंने, अश्विन ने, इंडिया का फर्स्ट
बॉलर होने का खिताब जीता। कौन से बॉलर? जिन्होंने टोटल 100 विकेट्स बनाए लिए हैं, विकेट्स ले लिए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड इन द टेस्ट सीरीज। ठीक, देखिए इसमें मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं कि हमारे जो इंडिया के स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने बिटन ऑफ कर दिया है, एनएल कुंबले को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये कब हुआ है? जो हमारा थर्ड डे है फोर्थ टेस्ट मैच का बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। और ये टेस्ट मैच कहाँ पे हमारा चल रहा था? रिसेंटली रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द सीवीसी। सीवीसी हमारा होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। सो यहाँ में ऑप्शंस गिवन है, ए एस राजीव, स्मिता सब्रवाल, हरिचंदना दसारी या फिर अशोक खेमका। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दी अबव। चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए एस राजीव। इसका मतलब क्या है कि ए एस राजीव को रिसेंटली विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया गया है सीवीसी की। और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। हमारी प्रेसिडेंट रिसेंटली कौन है? द्रौपदी मुर्मू सर्व कर रही हैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। और इन्होंने ये अपॉइंटमेंट की है। इससे पहले ये आई एस राजीव वर्क कर रहे थे ऑन द पोजीशन ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी इस रिसेंट अपॉइंटमेंट से पहले, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। और देखिए सीबीसी हमारा क्या है? बेसिकली सीबीसी हमारा बना था, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो कमेटी होती है हमारी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री के संथनम। और ये कमेटी कब बनी थी? 1964। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया था कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। और ये किसके अंतर्गत बनी थी? कि चेयरमैन कौन थे? श्री के संथनम जी 1964 में। और इन्हीं की वर्किंग प्रोसीजर में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु विल इनॉग्रेट द पर्पल फेस्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एट अमृत उद्यान इन द राष्ट्रपति भवन। इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो हमने भी पढ़ा था ना कि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो मिस्टर राजीव है इन्हें बनाया गया एमडी एंड सीएस में, एक पॉइंट और बता दूं कि हमारी ये जो सीवीसी होती है ना, सेंट्रल विजिलेंस सेंटर जो है हमारा, ये किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड होता है और डायरेक्टली आंसरेबल होता है हमारी पार्लियामेंट के लिए। ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, हु विल इनॉग्रेट द पर्पल फेस्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एट अमृत उद्यान इन द राष्ट्रपति भवन। देखिए राष्ट्रपति भवन में रिसेंटली फेस्ट, पर्पल फेस्ट नाम का एक फेस्ट इनॉग्रेट किया जाएगा। किन लोगों के लिए? हर वो पर्सन जो कि किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है एट द अमृत उद्यान। ठीक है, नरेंद्र किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा हमसे पूछ रहा है, तो क्या ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, वेंकैया नायडू द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, अमित शाह द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा ये पर्पल फेस्ट फॉर द पीपल जो कि किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हैं। क्लियर है इतना? चलिए ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारा सेशन यही पे एंड होता है। एंड लाइक आई ऑलवेज से, आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में एट एनी पॉइंट, देन आप हमें रिवर्ट बैक कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ बैंकिंग ड्रीम्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। सो अच्छे से पढ़ाई करिए, बी मोटिवेटेड टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। हम कल फिर मिलेंगे सेम प्लेटफॉर्म पे। चलिए तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।